अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। आज की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उसके ऊपर मेरा एनालिसिस होगा, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। क्रिप्टो मार्केट ने कल फिर दोबारा डिप लिया और शायद क्रिप्टो मार्केट एक आधा और डिप ले। क्या वजूहत है, क्यों मार्केट करेक्शन कर रही है? और अगर आप मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज के लिस्ट देखें तो उसमें एंकर प्रोटोकॉल जो है, वो ये जो मार्केट में करेक्शन हो रही है, मार्केट जो क्रैश कर रही है, उसको बिल्कुल इग्नोर करके उसकी प्राइस जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 25% पंप हुई है पिछले 24 घंटों में। यानी $2.70 से तकरीबन $3.48-45 के ऊपर इसकी प्राइस गई है। तो ये क्या वजह है, वो इस वीडियो के आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि क्या एंकर प्रोटोकॉल में आपकी जो पोजीशंस हैं उसको मजीद आपको होल्ड करने की जरूरत है या नहीं। एंकर प्रोटोकॉल का ये जो टोकन है ENC, क्या इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कोई एंट्री के चांसेस हैं या नहीं, उसको डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन मार्केट क्यों बैरिश हुई है, उसके थोड़ी सी एक न्यूज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा ख्याल है उस न्यूज़ की तरफ, अगर इस न्यूज़ की तरफ देखा जाए तो कोई ये जो इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, वो इतना को बुरा नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड पकड़ सकती है। न्यूज़ कौन सी है? FOMC की कल मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के दौरान जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसमें उन्होंने जो अपने यहाँ वहाँ महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो होल्डिंग थी, जो फेडरेशन की, अमेरिकन फेडरेशन की होल्डिंग को रिड्यूस करने की कोशिश का ऐलान किया है, ताकि वो महंगाई कम करे। और साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट रेट को दोबारा, जो कि मई के जून में जाके उन्होंने इंक्रीज करना है, उसका भी दोबारा इंदिया दिया। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट लाजमी बढ़ेगा। उस वजह से जो इन्वेस्टर्स थे, उनके सेंटिमेंट्स, जब कभी भी अमेरिका में FOMC की मीटिंग होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उसके ऊपर लाजमी इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह की मार्केट में परसेप्शन होती है, उसी तरह का फिर इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स होता है। तो कल की जो परसेप्शन थी, उस परसेप्शन की वजह से, नेगेटिविटी की परसेप्शन डेवलप हुई, उस वजह से लोगों ने जो है वो मार्केट में अपने फंड्स वगैरह कैश आउट किया, अपनी पोजीशंस को क्लोज किया। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी न्यूज़ मुझे मिली है, जो शायद उसका इम्पैक्ट हो इसके ऊपर, अमरीकी सेनेटर हैं मिस्टर टोमी, इन्होंने स्टेबल कोइन को रेगुलेट करने का एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया है। मुख्तलिफ किस्म के 3 मुख्तलिफ सिनेरियो उन्होंने पेश किए हैं। उसके ऊपर भी एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव परसेप्शन मार्केट पे गई, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। अगर BTC की एक और न्यूज़ है, वो मैं आके जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले BTC का चार्ट पे अगर जायजा लें, तो ये जो पोजीशन है 43,000 की प्राइस जो है, सीम्स लाइक ए बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BTC की प्राइस के लिए। उसकी वजह ये है कि ये देखें, पीछे अगर देखा जाए, मुझे ये देखें, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 43,000 की वैल्यू, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती रही है। पहले ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर आती रही है, लेकिन इस प्राइस से नीचे नीचे ही ट्रेड होती रही है। फिर दोबारा यहाँ पीछे भी अगर देखा जाए, तो अच्छा खासा ये वाली जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है, ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग प्राइस है, जहां पे अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम होते रहे हैं। ये देखें, अब अगर तो इस वाली प्राइस को होल्ड कर लेती है, यानी यहां से BTC की प्राइस दोबारा बाउंस होकर ऊपर जाती है, तो ये जो हायर हाई और हायर लोस का जो ट्रेंड है वो बनेगा। ये देखें, यहां से लो से ऊपर गई, ये देखें यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हायर लोस बना रही है मार्केट जो है। अगर यहाँ से बाउंस कर जाती है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट हायर लो यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद फिर प्राइस को यहाँ ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि फिर BTC की प्राइस जो है 50,000 55,000 की प्राइस की तरफ अपना सफर जारी रखेगी। अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर ये जो ट्रेंड है हायर हाइज और हायर लोज बनाने का, ये ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अनफॉलो करेगी मार्केट, और मार्केट फिर नीचे की टेक्निकल प्रेडिक्शंस वगैरह मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये नायब बकुले जो प्रेसिडेंट हैं एल सल्वाडोर के, उन्होंने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में अपना स्पीच करनी थी। आपको याद होगा पिछले साल जब इन्होंने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में स्पीच की थी, तो उन्होंने एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, जिसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा। तो अभी
इनका इन्होंने वहाँ अपनी स्पीच से माजरत कर ली है, वहाँ जाने से माजरत कर ली है। उसका भी शायद उसका भी एक मार्केट में एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हुआ हो कि यार ये क्या हुआ, इतनी बड़ी की पर्सनैलिटी थी इस इवेंट की, जिस तरह उसने लास्ट ईयर आके दुनिया को सरप्राइज किया, इसी तरह इस इवेंट पे भी शायद वो कोई सरप्राइज देता कि जैसे कहा जा रहा था कि एल सल्वाडोर जो है वो $1 बिलियन के बिटकॉइन बॉन्ड इशू नहीं करेगा, बल्कि $3 बिलियन, जो पीछे इन्वेस्टर्स हैं वो 3 बिलियन डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ये $3 बिलियन का बॉन्ड जो है वो बिटकॉइन बैक बॉन्ड इशू करे। लेकिन होना क्या था, वहाँ पे एल सल्वाडोर में जो गैंग्स हैं, तकरीबन अच्छा खासा गैंग है, वो वहाँ पे की जो उनके जो लॉ इन्फोर्समेंट के मामलात हैं, उस मामलात में अच्छा खासा नायब बकुले फंसा हुआ है। ये देखें, मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, और वहाँ पे जो गैंग के अफराद हैं, ये देखें जो टैटोज बने मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक आध नहीं है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये तकरीबन पिछले चंद दिनों से अगर हम नायब बकुले को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले चंद दिनों से उसकी जितनी डेवलपमेंट्स है, जितनी अफरा तफरी उनके ममालिक में उसके मुल्क में है, दाखिली मामलात की, वो सारी की सारी अपनी फैमिली को, ट्विटर फैमिली को वो अपडेट करता आ रहा है। तो इन वजूहत की बुनियाद पे उसने माजरत कर ली है। तो ज़ाहिर बात है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी एक तरह का इजहार हमदर्दी किया है कि भाई ठीक है, ये वाले मामला फिर कभी सही, लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क की दाखिली और खारजी मामला के ऊपर फोकस करें। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। ये बिटकॉइन का 30 डेज का इलिक्विड सप्लाई मैच है। इलिक्विड सप्लाई क्या होती है, यानी बिटकॉइन की ऐसी सप्लाई जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती, लोगों ने वो लेके उसको पर्सनल वॉलेट्स में रखा होता है। वो फंड्स, ऐसे फंड्स जो कि डोरमेंट फंड्स होते हैं, जिनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उसको होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसका ये ग्लास नोट का एक चार्ट है छोटा सा, और अगर आप ये देखें तो ये जो इलिक्विड सप्लाई है बीटीसी की, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आ रही है। ये पीछे से, यानी पिछले साल की जुलाई से अगस्त से ही आप स्टार्ट कर लें, अगस्त से ये इलिक्विड सप्लाई जो है उसमें आपको इंक्रीज ही नज़र आ रहा है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है। अगली पॉजिटिव न्यूज़, एसईसी ने एक और ईटीएफ की अप्रूवल दी है। अब ये ईटीएफ जो है वो स्पॉट ईटीएफ नहीं है, ये फ्यूचर ईटीएफ है। जैसे प्रो शेयर्स का अप्रूव हुआ था, जैसे वल्कायर का हुआ था, जैसे बेनेक का हुआ था, तो दोबारा ये एक और कंपनी है, उसको अप्रूवल दी है टेक्रियम नाम की। लेकिन इसमें जो एनालिस्ट हैं वहाँ के, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जिस कवानीन के तहत इस फ्यूचर ईटीएफ को अप्रूव किया गया है, ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में एसईसी अब स्पॉट ईटीएफ अप्रूव करने की तरफ थोड़ी नरमी का रुझान रख रही है। तो अगर ऐसा होता है, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है एक स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर देती है, तो ये क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा मोमेंटम देगी, क्योंकि जब सरमायादार लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ईटीएफ्स के जरिए करते हैं। तो फिर जब सही इंस्टीट्यूशंस को क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को कोई इशू नहीं है, अगर हम स्पॉट पे बाय करते हैं तो फिर वो अपनी एंट्री करेंगे। और साथ ये भी जेल में रखिएगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि ग्रे स्केल ने भी एसईसी में स्पॉट ईटीएफ के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एसईसी ने हमारी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव ना की तो हम अदालत से भी रुझान कर सकते हैं। अच्छा जी, सैमसन माओ, ये भी आपको पता है एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने में इनकी बड़ा किरदार है। इन्होंने कहा कि ये जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, आज वो क्या करेंगे, आई गेस आई हैव टू यूज 100 टाइम लेवरेज ऑन माई अनाउंसमेंट टुमारो, कि आज बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में जब अपनी स्पीच के दौरान ये जो अनाउंसमेंट करेंगे, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि मुझे 100 टाइम लेवरेज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लेनी चाहिए। अब वो क्या न्यूज़ है, क्या वो किसी और कंट्री के बारे में प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं कि वहाँ पे भी बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर करार दिया जाएगा, या और किस तरह की डेवलपमेंट है जो ये समझते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, उसके बाद जी आते हैं स्काई मैवस, जो ऑक्सी इन्फिनिटी के फंड चोरी हुए थे, वो फंड जो है वो रिस्टोर हो गए हैं। मैं वैसे पिछले चंद वीडियो में आपके साथ शेयर करता आ रहा था कि मेरा भी तकरीबन $15,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ मैंने की है। तो अगर वो ये रिस्टोर नहीं करते तो मेरा भी अच्छा खासा लॉस है। लेकिन कल इन्होंने वो सारे फंड जो है वो रिस्टोर कर लिए हैं, और मेरे भी सारे फंड्स आ गए हैं। लेकिन अभी मैंने लिक्विडिटी से फंड्स नहीं निकाले हैं। आप लोगों ने भी अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने उसको मजीद कंटिन्यू करना है
रॉन टोकन फार्म करने हैं तो आप उसको वहीं रहने दें। अगर आपने वहां से फंड्स निकाल के अपने फंड्स को महफूज करना है तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से वहां से निकालें। आप जो रोनन का अपना डेक्स है वहां पे आप स्वापिंग नहीं कर सकते हैं, वहां से आप माफ कीजिएगा फंड्स निकालें अपने रोनन वॉलेट में, वहां से विड्रॉवल लें बाइनांस में, और बाइनांस में जाके आप वहां से उसको एक्सचेंज करवा लें जिस और टोकन में आप करवाना चाहते हैं। तो इस हेल्प के अंदर फिलहाल तो इन्होंने जितने इनके फंड्स हैक हुए थे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा, वो तो सारे रिकवर नहीं किए, लेकिन इन्होंने 150 मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग की है जिसमें बाइनांस ने इनकी हेल्प की है, एनीमोका ब्रांड ने किया, बाकी ये जो दो चार जो बड़े बड़े सरमायादार कंपनीज हैं, कारपोरेट्स हैं, उन्होंने स्काई मेवस की हेल्प की है, और जिस वजह से इन्होंने जो जो जिन जिन यूजर्स के फंड्स थे वो फंड्स इन्होंने रिस्टोर कर दिया। अच्छा एक चीज जाते जाते ये मत भूलिएगा, अब ये जो इन्होंने फंड्स का है तो कह रहे हैं रोनन ब्रिज जो है अभी वो 1-2 हफ्ते तक ये जो सारे सिक्योरिटी चेकअप्स हैं वो करके रिस्टोर कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं, अगर हमारे ये फंड्स आइंदा 2 सालों के अंदर रिकवर नहीं होते तो फिर हम एक नया अप्रूवल देंगे अपनी कम्युनिटी को कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो ये मैं जब लाइन पढ़ रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि 2 साल का इन्होंने टाइम लिया है फंड की रिकवरी की तरफ देखने के लिए। देखें ना, इफ द फंड्स आर नॉट फुली रिकवर्ड, अगर फंड 2 सालों के अंदर अंदर ना रिकवरी हुई तो हम ऑक्सी डाओ जो है वहां पे वोट एक प्रपोजल देंगे, वहां से लोगों से ओपिनियन लेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, ये थी इस हवाले से वीडियो। और आगे जी बाइनांस ने ये स्टेप इन एक प्रोजेक्ट है, आपने प्ले टू अर्न गेम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स तो देखे हैं, ये वॉक टू अर्न प्रोजेक्ट है, यानी आप रूटीन में अगर वॉक करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप रूटीन में वॉकिंग करते हैं या वैसे सुबह या शाम वॉक का, जॉगिंग का, रनिंग का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा सूट करेगा। वैसे तो मेरे एक चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने बड़ी देर से जब इसकी प्राइस में देख रहा था, ये देखें यहाँ से तकरीबन 28 मार्च से इसकी प्राइस में एकदम पंप आया, 77 सेंट से इसकी प्राइस तकरीबन $3.13 तक इसकी प्राइस पंप किया है। कहाँ 77 सेंट, कहाँ $3.13। तो मेरा ख्याल है इस 50 सेंट के करीब उसने, मेरे चाहने वाले ने मुझे ये प्रोजेक्ट रिकमेंड किया कि सर इसके ऊपर नज़र डाले, ये कैसा प्रोजेक्ट है। तो मैं उसको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि मैं समझ रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं उसमें एंट्री अच्छे टाइम पे, अर्ली टाइमिंग में एंट्री करें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। खैर, आपने अगर स्टेप इन में एंट्री की हुई है नीचे से तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी भी चाहें तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप स्टेप इन में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश हुई है, यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप मज़ीद नीचे जाना चाहें तो आप मज़ीद नीचे वेट कर लें, $2 से नीचे आ लेने दें। अगर $2 से नीचे आता है तो यहाँ पे एंट्री ले लें, फिर इस तरह फिर इससे मज़ीद नीचे $1 को 60-70 सेंट के ऊपर, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री भी ले सकते हैं अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें। तो अभी जो प्राइस में पंप आया वो इस वजह से पंप आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बाइनांस ने इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया। तो बाइनांस जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वक्ती तौर पे लाजमी पंप मिलता है। जैसे कि मैंने स्टार शार्क से मुतल्लिक आपको अपडेट किया था कि स्टार शार्क में जो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी वो इसी वजह से की थी क्योंकि स्टार शार्क में भी बाइनांस ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की थी। तो उसके बाद बाइनांस ने एमबॉक्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की थी। तो बाइनांस जिस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है उसकी प्राइस जो है वो पंप होती है। अच्छा, अब स्टार शार्क से मुतल्लिक आपको बताता चलें तो स्टार शार्क जो है उसकी प्राइसेस, शार्क्स की प्राइसेस जो अच्छी खासी डंप हुई है, और इसके टोकन की प्राइस भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो सी टोकन है स्टार शार्क का, उसकी प्राइस भी तकरीबन $1.70-80 से डंप हो गए तकरीबन 40 सेंट पे ट्रेड हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या वजह है, इसकी प्राइस डंप क्यों हुई है, तो क्या इसमें सी टोकन लेना चाहिए, क्या हमें इस प्ले टू अर्न गेम में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, ये आपने सोचना। अब यहाँ पे जो अर्निंग है, पहले रूटीन में स्टार शार्क में एंट्री अर्निंग कैसे होती थी कि आपको ये डेली टास्क देते थे, आपने 2 अरीना मोड और एडवेंचर 8 एडवेंचर मोड प्ले करने होते थे। अगर ये दोनों काम करते थे आप तो वहाँ पे आपको 10 सी टोकन मिलते थे एज अ रिवॉर्ड डेली टास्क के तौर पे। इसके अलावा आपको जब गेम प्ले करते थे एडवेंचर मोड पे तो वहाँ पे आपको हर गेम विन करने पे 3 कुकीज मिलती थी। उन कुकीज की जब तादाद 20 हो जाती थी तो रैंडम आप एक ड्रॉ करते थे, एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते थे जिसमें से आपके 5 सी टोकन से लेके 15 सी टोकन निकल सकते थे।
तो वो वाला सिलसिला उन्होंने सारा बंद कर दिया। अब आपने जो अगर आप शार्क इस वक्त बाय करते हैं, तो जब आप अर्निंग के लिए स्टार शार्क प्ले करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अर्निंग है वो आपको एडवेंचर मोड, जितनी आप एडवेंचर मोड में एनर्जीज आपकी 10 एनर्जीज है, अगर फॉर एग्जांपल रोज 10 एनर्जीज ही आप यूज करते हैं, तो मैक्सिमम आप 20 टोकन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो 20 एक टोकन की प्राइस जो है 40 सेंट है, तो आप उसकी खुद कैलकुलेशन कर लें कि पहले जो अर्निंग रूटीन में 35 सी टोकन से 45 सी टोकन आप एक दिन में अर्न कर सकते थे, वो कम होके तकरीबन 20 सी टोकन तक आ गया। तो ये आपने जेहन में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जाहिर बात है, अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है, तो साथ साथ जो शार्क की प्राइसेस है वो भी तो कम हुई हैं। तो आपने ये जेहन में रख के फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये अपने ब्लॉकचेन को, अपने नेटवर्क को, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो ये स्टेप्स लेते हैं। ये हार्ड स्टेप्स होते हैं। जाहिर बात है, ये जो 35 से 45 सी टोकन रोज उसकी सप्लाई आ रही थी, तो ओबियसली एक तरह का इनके प्रोजेक्ट के ऊपर बर्डन ही था। उस बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने सी टोकन की जो सप्लाई है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपके रिवॉर्ड को कम किया है। तो साथ साथ जाहिर बात है, पैनिक सेल ऑफ भी हुआ है, जिस वजह से आपको जो शार्क की प्राइसेस है वो भी आपको कम होती, तकरीबन $600 की आपकी एक टीम बन सकती है अगर आपने इसमें प्ले टू अर्न में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने टोकन बाय करना है, तो टोकन भी इस वक्त आपको 40 सेंट पे मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है 300 टोकन हो तो आप खुद एक शार्क अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वाले से सारी अपडेट। मैं अब लास्ट में आता हूँ, जो एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस क्यों पंप हो रही है उससे मुतल्लिक। लेकिन ये मैं जो डू क्वान है, सॉरी, ये कू कोइन के जो फाउंडर हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प उन्होंने बात की, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अभी तक तो हमने सुना था कि मेटावर्स में इंसान जो है अपनी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको वो डिजिटल वर्ल्ड में ले जाएगा। यानी हम अगर हमने मीटिंग्स वगैरह करनी है, तो हमें किसी खास ऑफिस या किसी खास मुकाम में जाने की जरूरत नहीं है। हम डिजिटली अपने अपने एवटार बना के हम एक खास डिजिटल पॉइंट पे एक दूसरे के साथ वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं। बल्कि फेसबुक का जो मेटा प्रोजेक्ट है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि हम जब ये ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर, कि ना सिर्फ इंसान एक दूसरे के साथ उस मेटावर्स के अंदर एक दूसरे को टच, अपने लम्स को महसूस कर सकता है। अगले मतलब हमारे जो एवटार हैं मेटावर्स में जाके जब एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, हमें बाकायदा यहाँ पे बैठे उसकी फीलिंग भी हो रही होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ जो स्मेल है हम एक दूसरे को स्मेल भी कर सकते हैं। ये जो मेटावर्स है, जो फेसबुक इसके ऊपर काम कर रहा है, आई डोंट नो कि क्या टेक्नोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं। इस वक्त जितनी भी इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उस टेक्नोलॉजी में कि हम एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे एक बंदा बैठा है, एक बंदा दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर एक दूसरे के साथ हम वॉइस के साथ टॉक कर सकते हैं, हम एक दूसरे को की पिक्चर्स को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन क्या हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को स्मेल कर सकते हैं? ये चीज़ अभी तक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है उसमें पॉसिबल नहीं था। तो क्या मेटावर्स इसको एक रियलिटी बनाने जा रहा है? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब ये जो कूकोइन के फाउंडर हैं, इन्होंने एक और एंगल से इंफॉर्मेशन दी है जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। इन्होंने कहा जी कि इससे पहले डिजिटल दुनिया को हमने जैसा मेंशन किया कि हम अपने आप को डिजिटल करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी जो मेटावर्स है उसके अंदर देखें, देयर बाय गेनिंग द एबिलिटी टू कंटिन्यू आवर लाइव्स इनसाइड द मेटावर्स आफ्टर डेथ। यानी क्या अगर हम मेटावर्स की तरफ चले जाते हैं, तो मरने के बाद भी क्या हमारे एवेटार, हमारी जो रूह है, हमारी जो स्पिरिट है, क्या वो मेटावर्स में जिंदा रहेगी? अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये फूड फॉर थॉट है। ये थॉट ही ऐसा है कि आप जितना इस बारे में इमेजिन करें, उतना ज़्यादा आपको सोचने समझने की, उतना ज़्यादा आपकी जो कंप्रीहेंशन है वो इन्हेंस होती है कि यार ये क्या चीज़ है, कि क्या हम जो रूह है उसको हम लाइव रख सकते हैं? क्योंकि जब तक रूह किसी जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होगी, तो वो कैसे स्टे करेगी? तो जब हम मेटावर्स के अंदर ये चीज़ें ले जाएंगे, जो कि कू कोइन के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये थॉट दिया है, तो ये कितना बड़ा एक तरह का सब्सक्राइब एक गुड आइडिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवेटार्स, ठीक है। आगे लास्ट में जी, डू कोइन ने ट्वीट किया। अब मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताया कि बाइनांस ने
जैसे एंकर प्रोटोकॉल में आप यूएसटी जो टेरा का स्टेबल कोइन है उसको आप स्टेक करते हैं तो उस पे आपको 20% एपीवाई मिलता है। और सेम वही जो है बाइनांस ने भी लॉन्च किया। अब मेरी कल की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इससे एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस जो है वो डंप होनी चाहिए, क्योंकि बाइनांस के पास 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र है, 20 मिलियन से ज़्यादा यूज़र है बाइनांस का। और जब सारा यूज़र बाइनांस पे ही अगर वो स्टेकिंग करना शुरू कर देगा तो एंकर पे कौन स्टेकिंग करेगा जी। तो उस वजह से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे दोस्तों भाइयों गलत हुई है। एंकर प्रोटोकॉल ने पंप किया है। क्यों किया? क्योंकि जो मेरा देखने का एंगल था वो गलत था। हुआ ये कि डू क्वान ने जो बाइनांस में ये स्टेकिंग की ऑप्शन दिया है उसका मकसद ये नहीं था कि वो अपने एंकर प्रोटोकॉल को वो कोई कंपटीशन देना चाह रहा था, और ऐसा कंपटीटर कंपटीटर जिसके पास 2 करोड़ से ज्यादा यूजर है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बाइनांस पे इस वजह से ये ऑफर करवाई है ताकि वहां के यूजर्स को दिखाएं कि अगर आप लोगों ने इस तरह 20 APY अर्न करना है अपने स्टेबल कोइन के ऊपर तो आप यहां से मूव होके स्टेबल कोइन की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि अगर आप बाइनांस के आप उसमें स्टेकिंग की तरफ जाएं तो अगर आप 20% यील्ड रहते हैं तो मैक्सिमम जो आप स्टेक कर सकते हैं वो $200 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि $200 जिस 2 करोड़ में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ $200 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो यही चाहती है कि एटलीस्ट 500, 1000, 10,000, 1 लाख, $1 मिलियन वो स्टेक करें। तो उसके लिए यूं समझ लें, दूसरे लफ्जों में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो बाइनांस के ऊपर इन्होंने ऑप्शन दी है स्टेकिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द एजुकेशन ऑफ 2 करोड़ पीपल। 2 करोड़ लोगों को इन्होंने अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक एजुकेट करना था। और जब ये प्रोजेक्ट इधर से ख़त्म होगा तो जितनी जो ट्रैफिक जिनको एजुकेट कर दिया होगा उसको ये एंकर प्रोटोकॉल में ले जाएंगे और वहां पे एंकर प्रोटोकॉल की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो उस एक्टिविटी की वजह से एंकर की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि एंकर का जो टोकन है ANC, उसका गवर्नेंस टोकन, वो टोकन होगा तो वो जिसने जाहिर बात है $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका उसकी गवर्नेंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा। तो जब वो वहाँ स्टेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा तो साथ साथ वो ANC टोकन भी बाय करेगा ताकि उसके गवर्नेंस में उसके आने वाले जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये उसको एजुकेट करके इन्होंने बेनिफिट लिया। तो शायद मेरी नज़र में शायद ANC की प्राइस इस वजह से ऊपर हुई है। अगर चार्ट की तरफ देखें तो इस वक्त एंकर की ये जो प्राइस है, स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट थी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पीछे 1 2 3 ये एरिया आपको सारा ANC का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। अब ये फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे करेक्शन की है। अब देखें ये प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक नहीं करेगी तो फिर इससे नीचे नीचे ही आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। लास्ट में सिर्फ मैं ये आपको मुख्तसर बताता चलूँ, ये इथीरियम से मुतल्लक मैं पिछले चंद दिनों से आपको बताता आ रहा हूँ। ये जनाब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी यही समझ रहे हैं, ब्लूमबर्ग की जो एनालिस्ट हैं, उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनका मानना यह है कि इथीरियम की अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो इथीरियम की प्राइस इस वक्त तकरीबन $6,128 होनी चाहिए थी एक कॉइन की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन इथीरियम की प्राइस जो है लेस देन हाफ जो है वो अंडर वैल्यू है। यानी टेक्निकली देखा जाए ब्लूमबर्ग के रिसर्चर भी यही कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 6,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही, ये किस तरह का मैसेज है, ये आपने खुद इस बारे में मैं आपको वैसे सजेशन भी करता आ रहा हूँ, आप खुद इस हवाले से अच्छी तरह डिसीजन मेकिंग करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इथीरियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।